हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। न्यू बुक में 1.2 और पुरानी बुक में 1.3 पर है। उसमें क्या दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है। हमें क्या करना है? अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसे मैं बता देता हूँ। जैसे कि पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक होते हैं धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमने पूर्ण संख्या पढ़ी थी। पूर्ण संख्या क्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। 0 1 2 3 4 अनंत तक। इसी प्रकार पूर्णांक क्या है? 0 से धनात्मक पूर्णांक, मतलब 0 से 1 2 3 4 अनंत तक, इधर अनंत तक ये धनात्मक पूर्णांक, और 0 से माइनस केवल -1 2 -3 -4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक हो जाता है, वो होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। समझ गए होंगे कि ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। दूसरा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्योंकि ये जानना जरूरी है। आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा होगा परिमेय संख्या, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसे p/q, यानी कोई भी संख्या हो जिसे अंश और हर में, यानी अंश और हर, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q यानी अंश और हर रूप में जिसे लिखा जा सकता हो, जहां p और q यानी अंश और हर क्या हो? पूर्णांक हो। वही पूर्णांक हो, लेकिन q हर में आता है, हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है परिमेय संख्या की? कि उन दोनों का, यानी दोनों संख्याओं का अंश और हर का एचसीएफ निकालेंगे तो वो एचसीएफ क्या आना चाहिए? केवल और केवल 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तभी वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ p और q पूर्णांक है और उनका एचसीएफ भी क्या होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम देखते हैं आगे। अब हमने प्रमेय 1.3 करनी है। क्या करनी है? प्रमेय 1.3 दी हुई है। प्रमेय 1.3 देखिए कहाँ पे है। पुरानी वाली में 1.3 पर है, नई वाली में 1.2 पर है। 1.3 है, क्या कहती है? मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। क्या है? p एक अभाज्य संख्या, यानी कोई एक अभाज्य संख्या है। यदि p कोई भी संख्या है को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो ये प्रमेय संख्या प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं उदाहरण के द्वारा। एक उदाहरण लेते हैं इसी 1.3 प्रमेय का, आपको समझ में आ जाएगा। प्रमेय 1.3 का ये उदाहरण है। इसके माध्यम से आप समझ सकेंगे कि कैसे होती है। जैसे कि हमने एक अभाज्य संख्या 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमने एक अभाज्य संख्या लिए 2। क्या लिए? 2। और a स्क्वायर की जगह हमने लिया है 4 का स्क्वायर। क्या लिया? 4 का स्क्वायर, जहाँ 4 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। 4 धनात्मक पूर्णांक है। वही कह रहा है कि ये क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। 4 क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। तो देखो धनात्मक पूर्णांक 0 से धनात्मक की ओर चलते हैं, 1 2 3 4। इस प्रकार हमने 4 लिए। 4 क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो p की जगह हमने
अभाज्य संख्या 2 ली और ए स्क्वायर की जगह कोई प्रमेय में दिया हुआ है ए स्क्वायर की जगह हमने लिया 4 का स्क्वायर। जहाँ ए धनात्मक होना चाहिए तो 4 भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ए स्क्वायर क्या है हमारे पास 16 के अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 × 2 × 2 × 2। इसी प्रकार ए हमारे पास क्या है, ए है, ए क्या है, 4 ही है, ए 4 है, क्या है, ए 4 है। 4 के अभाज्य गुण 2 × 2 की, तो यहाँ पी जो हमने लिया है पी क्या है, 2, जो क्या है अभाज्य संख्या है, 2 क्या है अभाज्य, जो कि एक अभाज्य संख्या है। और वह ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 16 क्या होता है, 16 को विभाजित करती है। आपको पता है कि ए का भाग 4 का स्क्वायर यानी 16 में जाता है। और वो ए यानी क्या है, 4 को भी विभाजित करती है, 2 का भाग 4 में भी जाता है। अतः अभाज्य संख्या पी वही मानी हमने क्या, 2। अभाज्य संख्या p यदि ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह ए को भी विभाजित करेगी। वही है कि p मतलब 2 16 को भी विभाजित करता है तो वो 4 को भी विभाजित करेगा। तो वही कह रहा है कि अतः अभाज्य संख्या p ए स्क्वायर को भी विभाजित करती है तो वह ए को भी विभाजित अवश्य करेगी। ये हमारी क्या होगी, प्रमेय सिद्ध होगी। हमने उत्पत्ति इसकी उदाहरण के माध्यम से देख लिए। उदाहरण सरल रहता है, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। वहाँ भी अभाज्य गुणनखंड ही किए हुए हैं, देखना चाहते हो तो दिखा देते हैं। जैसे कि देखो प्रमेय थी, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो p ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। ऐसा कैसा, हमने उदाहरण लिया। तो यहाँ क्या उत्पत्ति में लिखा है, मान लीजिए कि ए को क्या माना है, धनात्मक। ए के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित है। इसको ए के टुकड़े किए तो हमारे यहाँ ए क्या है, 4 था तो 4 के टुकड़े किए। इसी प्रकार ए स्क्वायर क्या था, 16, तो उसके टुकड़े हमने कर लिए। और दोनों का हमने देखा कि 2p=2 जो अभाज्य संख्या है उस दोनों का भाग जाता है। p ए को भी विभाजित करता है और ए स्क्वायर को भी विभाजित करता है। यानी कोई भी अभाज्य संख्या किसी पूर्णांक संख्या को, किसी धनात्मक पूर्णांक को और उसके वर्ग को, दोनों को विभाजित करती है। यही प्रमेय 1.3 कहती है। ठीक है, अब लेते हैं हम दूसरा कोई उदाहरण। अब हम सीधा चलते हैं कहाँ पर, चलते हैं प्रश्नावली 1.3 पर। 1.3 में क्या दिया है, पहला ही प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवाल आपके बोर्ड में जरूर आते हैं। तो आपको कैसे सिद्ध करना है वो मैं बता देता हूँ। इसी प्रकार आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखना है। फ्री के नंबर है, बस रट सको तो रट लो और समझ सको तो समझो। जैसे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है तो पहले तो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है। पहले मानना ही पड़ेगा आपको कि यह परिमेय संख्या है। फिर माना हुआ गलत हो जाएगा तो वो अपरिमेय अपने आप हो जाएगी। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे यानी √5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। वही परिमेय संख्या की क्या है, परिभाषा है। और जहाँ q यानी हर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। और इन दोनों अंश और हर का एचसीएफ क्या होना चाहिए, ये मेन इम्पोर्टेंट बात है कि इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एचसीएफ क्या आना चाहिए, कॉमन इसमें एचसीएफ आना चाहिए 1। क्या आना चाहिए, 1। अतः √5 को हम परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या p/q के रूप में इसे लिख सकते हैं।
अरेंज किया तो P ऐसा कैसे और Q को गुणा में भेज दिया √5Q। समीकरण इसमें 1 नंबर दिया। फिर क्या किया कि समीकरण 1 को दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इन समीकरण 1 का क्या किया वर्ग किया p², इसका वर्ग p का वर्ग p² और √5 का वर्ग, √5 का वर्ग क्या होगा √5 × 5 2 5, ये क्या जोड़ा बना था, जोड़े में से एक जोड़े में से रूट में से एक संख्या बाहर आ जाती है, स्वतः ही बाहर आ जाती है, सेम संख्या हो तो बाहर आ जाती है पेयर में से। तो 5 और Q का स्क्वायर, अतः p² यानी p² को p² ये p² है, Q बराबर क्या हो जाएगा, Q² बराबर क्या हो जाएगा p²/5, क्या हो जाएगा p²/5 यानी p² 5 से विभाजित है तो प्रमेय हम वही प्रमेय लगाएंगे 1.3 अभी हमने आगे पढ़ी है, 1.3 द्वारा 5 संख्या p को भी विभाजित करेगी, यानी p² को विभाजित करती है कोई भी संख्या तो वो p को भी विभाजित करेगी, अतः p को विभाजित करेगी यानी 5 p को विभाजित कैसे करेगी तो लिखेंगे कैसे p/5 लिखेंगे, और इसको हमने मान लिया किसके बराबर, ये अपने इमेजिन किया है कि r, जहाँ r भी क्या है पूर्णांक है, तो p बराबर क्या हो गया 5r। p का मान समीकरण 2 में, यहाँ हमने समीकरण 2 मानी है, ये वाली क्या मानी है समीकरण 2 में रखने पर p का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 2 में रखो या p की जगह 5r रखा, 5r का स्क्वायर और ऐसा का ऐसा 5q², 5 का वर्ग किया 25, r का r² और फिर है 5q²। अब 5q², 5 से 25 को काटा, 5 का भाग 25 में दिया 5 बार और r² बराबर में q², इसका अर्थ है कि q², ये भी क्या हो गया कि r² बराबर क्या हो गया q²/5, क्या हो गया q²/5। इसका अर्थ है कि q² 5 से विभाजित है, q² क्या है 5 से विभाजित हो जाता है, इसलिए प्रमेय 1.3 लगाएंगे, q भी 5 से विभाजित होगा, क्या होगा q भी 5 से विभाजित होगा, अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, p और q में, क्योंकि p और q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, 5 से विभाजित मतलब इनका ये उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 है, यानी HCF इन दोनों का क्या हो जाएगा HCF 5 हो जाएगा, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास, यानी हमने जो पहले माना था कि इन दोनों का HCF, इनका गुणनखंड, इनका HCF तो एक ही होना चाहिए, परिमेय संख्या तो एक ही होना चाहिए, लेकिन एक नहीं आ रहा है, तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q सहअभाज्य है, सहअभाज्य होंगी तो HCF क्या होना चाहिए था, एक होना चाहिए था, अतः हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि HCF क्या एक आना चाहिए था और इनका अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है इन दोनों का p और q का, यानी p और q 5 से विभाजित हो रही है, यानी इनका HCF तो आ गया 5, HCF 5 आने के कारण ये क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है, जो हमने माना था कि परिमेय संख्या है, जो कि हमें इसका विरोधाभास प्राप्त हुआ है कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमें HCF क्या नहीं प्राप्त हो रहा है, एक नहीं प्राप्त हो रहा, हमें HCF प्राप्त हो रहा है 5, तो हमने सिद्ध कर लिया, इति सिद्धम।
जो हमें सिद्ध करना था कि √5 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने सिद्ध कर ली। अब आगे और उदाहरण करने हैं, तो ये देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, यानी कि वीडियो पीछे करके भी आप देख सकते हैं, तो देख लेना, ठीक है। अब एक और नियम है जो जान लो। नियम क्या है? नियम ये है, इस पर ध्यान न दें। नियम क्या है कि कोई भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ोगे तो भी क्या आएगी? अपरिमेय संख्या ही आएगी। फिर दूसरा नियम है कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाओगे तो भी अपरिमेय संख्या ही आएगी, और परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्याओं से गुणा करोगे तो भी अपरिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं से भाग दोगे तो भी अपरिमेय संख्या आएगी। यानी कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग दो, आने वाली क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या ही है। यानी अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, आने वाली संख्या क्या होगी? इसका परिणाम क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगी।